नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कितना दमदार है ये बाउंस बैक। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अगर हम देखें तो पिछले 2 वीक में मार्केट ने एक अच्छा बॉटम से बाउंस बैक दिखाया और निफ्टी ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट बाउंस बैक कर चुकी है अपने लो से, जो कि इसने अप्रैल सेकेंड वीक में लगाया था। और उसके बाद से अभी एक कन्फ्यूज़न आ चुका है, क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है या यहाँ से फिर एक बार गिरावट आएगी या यहाँ से और तेज़ी आएगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। हमने सोचा कि एक और इंडस्ट्री के बड़े व्यूज़ से लेते हैं और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मनीष जैन, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर एंड डायरेक्टर हैं मेरे एसेट कैपिटल मार्केट से। मनीष सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। गुड आफ्टरनून विवेक जी। मनीष सर, इस समय एक ही क्वेश्चन सभी के दिमाग में चल रहा है कि ये जो बाउंस बैक आया है मार्केट में पिछले 2 वीक में जो हमने देखा, ये कितना सस्टेनेबल है। और इसके पीछे के लॉजिक यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिसी वॉलेटिलिटी क्रिएट की थी, उस वॉलेटिलिटी पे थोड़ी सी वो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम की है उन्होंने खुद ने, तो इस वजह से मार्केट में बाउंस बैक आया। लेकिन सर, ये कितना दिन चलेगा और क्या ये और रैली में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? विवेक जी, जो बॉटम बना वहां पर वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गए थे। ओके। अगर हम फंडामेंटली देखें तो निफ्टी का जो 1 ईयर फॉरवर्ड पी की अपन बात करते हैं, हम्म। वो एक अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुका था। हम्म। टेक्निकली अगर बात करें तो मार्केट कंटिन्यूसली सेल टेरिटरी में था और काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को आई थी। हम्म। तो उस लेवल से डेफिनेटली एक बाउंस बैक बनता था, बिकॉज कई स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव रीजन में आ चुके थे। और एक हम बात करते हैं मीन रिवर्सन की, तो लार्ज कैप की बात करें या निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर एक मीन रिवर्सन हमको जो चाहिए था एक काफ़ी समय से, वो हमें मिल गया था। हम्म। सो डेफिनेटली एक जो दमदार बाउंस हम बोल रहे थे, वो ज़रूर आया। अब पॉलिसी वोलेटिलिटी की अगर बात करें विवेक जी, तो इसमें एक व्यू लेना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि अब यहाँ से आगे क्या व्यू आने वाला है। और कहीं पर आप अगर ये फिलॉसफी लेकर चलते हैं कि वी डोंट नो समथिंग, और हम्म। ये वही बात हो जाती है कि दिस इज समथिंग विच वी डोंट नो, हम्म। that in which sector, where, how, when some of the policies changes will happen and some of the policies will be implemented। तो मेरा ये मानना है कि बाउंस डिजर्विंग था। वैल्यूएशन इंडियन मार्केट के काफ़ी अट्रैक्टिव थे। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला बॉटम से, लेकिन एक कैश को अभी भी हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। और थोड़ा कैश अगर रहता है तो कभी भी आपको अगर ये फीलिंग आती है कि मार्केट में किसी वजह से कोई एक गिरावट मिलती है, एंड देन यू नो that is the time you should not repent that I am invested fully and I have lost out on this opportunity। हम्म। तो मुझे लगता है it's not going to be a very easy path going forward, that you will have to balance your emotions and discipline here। So keep investing in a disciplined and sustained manner, but again, keep some cash for some more time, because things are still developing, policies are still developing. So if you get an opportunity, you can definitely deploy that during the downtime. And for some reason, if you miss the downtime, markets get stabilize, then you have a factor of safety कि चलो अब यहाँ से मार्केट उतना नहीं गिरेगा, तो जो पैसा हमने लगाया है एटलीस्ट उसमें उतनी गिरावट नहीं दिखेगी। बिल्कुल सर। लेकिन सर, लोग यही इस समय जानना चाह रहे हैं क्योंकि ये जितनी भी वॉलेटिलिटी आई है, एक्चुअली अगर हम पिछले 6-7 महीने का एक ट्रेंड उठाकर देखते हैं कि सितंबर में हम नए हाईज पर थे
उस समय भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हुए दिखाई दिए थे ड्यू टू स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन। बहुत सारे सेक्टर्स थे लाइक पावर हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, जहां पर जो पी मल्टीपल्स थे वो उनकी मतलब ऑर्डर बुक या हम कह सकते हैं कि जो भी उनकी फ्यूचरिस्टिक अर्निंग थी उनको अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के हिसाब से भी देखें तो थोड़े से महंगे लग रहे थे। सितंबर से नवंबर हम अमेरिकी इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद हमने जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद टैरिफ की अनसर्टेनिटी शुरू हो गई। टैरिफ की अनसर्टेनिटी शुरू हुई उनके स्टेटमेंट्स के साथ। जैसे ही वो जीते तो स्टेटमेंट उन्होंने टैरिफ के पक्ष में डालने शुरू कर दिए कि मैं टैरिफ कर लगाऊंगा, ये करूंगा, और फिर फाइनली उन्होंने सीरियसली ये शुरू भी कर दिया, टैरिफ वॉर। अब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सर पूरी दुनिया में टैरिफ लग चुके हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि इंडिया मेरा दोस्त है, दूसरी तरफ कहते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता रहा है, तीसरी तरफ बातें हो रही हैं कि ट्रेड डील भी इंडिया और अमेरिका के बीच में होने की बात हो रही है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं, बातें हो रही हैं। इंडिया कहाँ खड़ा है सर आज, और क्या इसका फ़ायदा मिलेगा हमें या नुकसान ही होने वाला है? ओवरऑल अगर हम बात करते हैं टैरिफ की, तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ के हिसाब से इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओके। अगर आप पैरिटी की बात करें तो यू नो not more than 13, 14, 15 billion, I would say. So that's the overall hit, one can assume because of the tariffs. क्योंकि अगर आप देखें तो हम शायद टोटल 9 या 10% टैरिफ चार्ज करते हैं, और यूएस कुछ अराउंड 3% टैरिफ चार्ज करता है। तो अ, और अगर आप क्वांटिफाई भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जीडीपी पर इसका कोई 0.3, 0.4% से ज़्यादा का इम्पैक्ट आने वाला है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव नंबर कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है टैरिफ को लेकर। अब रही बात हाउ इज इंडिया प्लेस्ड, कहीं ना कहीं ये जो एक ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट होता हुआ हम देख रहे हैं, उसमें डेफिनेटली इंडिया को एक एडवांटेज मिलना चाहिए। क्योंकि आज एक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है, एब्सोल्यूट बेसिस पर हम थोड़े स्लो हो गए हैं, बट इकोनॉमी आज भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपका कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो देख लें, या रिजर्व देख लें, या इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी देख लें, ये सारी काफ़ी कंडीसिव हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट एफडीआई इन्वेस्टमेंट, द पीपल हु वांट टू पुट केपेक्स इन इंडिया। तो एक इंडिया कैन इमर्ज एज अ गुड अल्टरनेट टू अदर कंट्रीज वेयर चाइना प्लस वन की अगर अपन बात करें, या इंडिया प्लस वियतनाम कैन बी अ गुड alternate to China. Not fully, but at least some compensation can happen. From that perspective, I think India stands to gain in the long term when this kind of resets are happening. And overall impact, I think it is fine. 13, 14 billion, I wouldn't really uh, take it too seriously as of now. जी सर, मार्केट इस समय ट्रम्प वॉलेटिलिटी से ज़्यादा परेशान है या मार्केट वॉलेटिलिटी से? See, I think market itself won't have volatility, Vivek ji. There has to be a factor which can cause volatility. अब ये जो वॉलेटिलिटी है, ये पॉलिसी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। Frankly, this is somewhere one has to admit कि there are certain things which we don't know, and there is no shame in admitting that कि ये कब कहाँ क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली ये पॉलिसी वॉलेटिलिटी आपको परेशान करेगी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरीके की जो भी पॉलिसी वॉलेटिलिटी आती हैं, और जब सेंटीमेंट एक तरफ जाता है, वो जो डिप है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल्स पर आए थे, वैल्यूशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए थे। ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस, रिलेटिव बेसिस में इंडिया अभी भी कंपेयर टू ब्राज़ील एंड चाइना एक्सपेंसिव है, बट ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी
इंडियन स्टॉक मार्केट में मिल गई थी। तो यू नो आई वुड से दैट दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी आर नॉट रियली दैट बैड। अगर आपको लग रहा था कि आपने कहीं ना कहीं मार्केट में पोजीशन नहीं ले पाए, तो आई थिंक ये इस वॉलेटिलिटी ने आपको वो मौका दिया कि आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अच्छे लेवल पर बना सकते हैं। तो आई वुडेंट से कि परेशानी है, आई वुड रादर से कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के जी लिए। सर, पिछले 4 साल का मैं ट्रेंड देखता हूँ। अगर हम बड़ी इवेंट्स देखते हैं, लाइक कोविड आया था, तो वो पहली बार आया था, मतलब हमारी जनरेशन ने तो शायद पहली बार कोई इस तरह की महामारी देखी होगी। तो किसी को नहीं पता था कि किस तरह से रिएक्ट करना है। लोगों को ये भी नहीं पता था कि घर बैठ के काम कैसे होता है, घर में बैठना भी पड़ेगा, 1-2 महीने लॉक होकर रहना पड़ेगा। और उसमें भी इकोनॉमी चली, उसमें स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चला। 2022 में जब रशिया यूक्रेन क्या युद्ध शुरू हुआ, उस समय भी मार्केट ने एक मौका दिया कि हाँ ठीक है, जो स्टॉक्स जो लोग 2020 में नहीं एंट्री कर पाए, उनको 2022 में एंट्री करने का मौका मिला। तो लेकिन उस समय भी ये फियर था कि कहीं ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, क्योंकि उस समय जो सर वॉइसेस आती हैं फ्रॉम द कंट्रीज़, फ्रॉम द लाइक रशिया से जो आ रही थी, यूक्रेन से जो आ रही थी कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, हम यूरोप को तबाह कर देंगे, मैंने परमाणु अपनी न्यूक्लियर जो बॉम्ब हैं वो तैयार कर रखे हैं, मैं कभी भी यूके पर छोड़ दूंगा। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में लोगों ने तब भी पैसा बना लिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं 2025 में कि अब ये भी अपने आप में एक इन्होंने अलग तरह की वॉलेटिलिटी क्रिएट की है। ये मौके मानने चाहिए कि बाय अनसर्टेनिटी एंड सेल इन द एनवायरनमेंट जहां पर कि सर्टेन माहौल हो, जहां पर कि सारी चीज़ें बूम कर रही हो, सब लोग पॉजिटिव हो, उस समय बेच के निकल जाओ। अभी तक तो सर यही ट्रेंड रहा है, क्या ये सोच गलत हो जाएगी इस बार? वेगी आई थिंक ये जो बाई दी अनसर्टेनिटी वाली बात है, आई थिंक इस बार भी सही होनी चाहिए। जब अनसर्टेनिटी आती है, सेंटिमेंट एक तरफ जाता है, तो वो जो वैल्यूएशन आपको मिलेंगे वो नहीं मिल पाते हैं। तो और दूसरा, आपने जैसा बोला कि एक 4 साल का अच्छा लंबा बुल रन रहा है, तो उसके बाद एक बट नेचुरल है कि 12 से 18 महीने आपको प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन मिल सकता है। और किसी न किसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये समय आ सकता है। तो अगर ऐसा आया है तो डेफिनेटली बाई द अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। अब रही बात आपने सेल कब करना है, सो आई थिंक अगेन आई विल एग्री विद यू कि जब यू नो everything is looking good, is that the time to sell? And can you really time it? Looks very difficult. Can you really time it? Because that good thing can also last some uh, for some longer time, and then you might lose out on a very good gains. In that scenario, I think again the 1 year forward PE for Nifty really gives you a very good cue. In the past, we have seen that whenever this parameter had been in the range of 22 to 24, मार्केट में वहाँ से हमेशा एक सेलिंग देखने को मिली है। और whenever this multiple had been around 18 and 18.5, अच्छी बाइंग आई है। एंड फॉर सम रीज़न अगर ये 16, 16.5 पर गया है, तो बहुत ही अच्छी बाइंग आई है और एक अच्छा पोर्टफोलियो वहाँ पर आपका बनता है। सो आई वुड एग्री विद यू कि अनसर्टेनिटी में जब आपको ये पैरामीटर्स इस लेवल पर मिलते हैं, तो डेफिनेटली इट्स द टाइम टू बाई। एंड इन गुड टाइम्स व्हेन दिस मल्टीपल इज showing you a range of 22 to 24, that's the time to get cautioned। and अगर वहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, then there is no harm in taking the profit booking at those levels। तो मतलब पोर्टफोलियो बनाने का ये सही समय है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो बनाने का सही समय सर। लेकिन फ्यूल कहाँ से मिलेगा? फ्यूल हमें अर्निंग से मिलेगा या ट्रेड डील हमें फ्यूल देगी इमीडिएटली? तो मार्केट में जो अगर मैं टॉप डाउन वाले एनालिस्ट से या मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि फ्यूल मिलेगा हमें सबसे पहले कि हमारी ट्रेड डील हो जाए, तो हमारी नंबर 1 अनसर्टेनिटी हट जाएगी।
कि टैरिफ की हमें टेंशन नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो बॉटम अप वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें फ्यूल तभी मिलेगा, हम तो अर्निंग लवर्स हैं, हमें तो रिजल्ट्स आने चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सी कंपनी या कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कंपनी की अर्निंग आ रही है, हम उसमें पैसा लगाएंगे। आप किस साइड पर जा रहे हैं सर? दोनों बातें सही हैं विवेक जी। देखिए, दो चीज़ें हैं, लिक्विडिटी एंड अर्निंग्स, दीज आर द टू थिंग्स विच विल मूव द मार्केट। अब अगर हम कोविड की बात करें या रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम की बात करें, उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी मिल गई थी आपको। सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने लिक्विडिटी दी थी आपको। गवर्नमेंट्स वे डिटरमिन्ड की दे विल नॉट अलाउ द लिक्विडिटी टू ड्राई अप, बिकॉज लीमन क्राइसिस से उनको एक ये लेसन मिला था कि लिक्विडिटी ड्राई नहीं होने देना है। ट्रेड वॉर के टाइम पर क्या ये लिक्विडिटी जनरेट हो पाएगी, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। सो लिक्विडिटी इज वन फैक्टर विच नीड्स टू बी टेकन अवे। अर्निंग्स की अगर बात करें विवेक जी, तो अभी तक ईपीएस कट जो हमने एस्टिमेट किया है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर, दैट इज अराउंड 7%। पास्ट में जब भी कभी अनसर्टेन इन्वायरमेंट बना है, ईपीएस कट हैड गॉन अप टू 25 to 30%। तो दिस सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट, जो लोग ईपीएस देख रहे हैं कि अगर ये ट्रेड वॉर इलोंगेट हो जाता है, अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट खड़ा हो जाता है, तो ईपीएस कट कैन बी ब्रूटल, एंड दिस होल करेक्शन विच स्टार्टेड 6 months बैक कैन ड्रैग फॉर another 1 or 2 quarters। ओके। सो ये थॉट प्रोसेस कहीं गलत नहीं है कि क्या मार्केट में वापस से लिक्विडिटी आएगी या क्या मार्केट में वापस से ईपीएस इंटैक्ट रहेगा। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर दीज टू फैक्टर्स आर नॉट रियली रॉन्ग। आप इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक बारी इग्नोर करते हैं, तो देन यू आर टेकिंग अ बेट दैट दिस होल करेक्शन विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक 1 or 2 quarters में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी और आपको वहाँ से रिटर्न मिलने चालू हो जाएंगे, which happened during the COVID time. But again, the caveat here is that it was backed by the liquidity. So if you are a very conservative investor, definitely, uh, you know, keep watching for the factors that are the trade discussions moving in a direction which can impact the EPS of the companies. And if you are of the view that it can impact the EPS of the companies, you need to stay away from those sectors and invest in these sectors which are more dependent on the domestic economy, और जहाँ पर between India and US ट्रेड उतना बड़ा नहीं है, देन यू कैन टेक दैट अर्निंग फैक्टर अवे बिकॉज ऑफ द टेरिफ वॉर सिचुएशन। जी सर, एफआईज चले गए थे सितंबर एंड से, और उन्होंने इंडिया की तरफ देखा ही नहीं, और मार्च एंड में उन्होंने कुछ साइन दिए कि हाँ हम वापस लौट रहे हैं। फिर अप्रैल में उनका फिर ट्रेंड वही रहा कि अब मिड अप्रैल तक की उन्होंने सेलिंग की, लेकिन अब कुछ बाइंग के सिग्नल उनकी तरफ से आ रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्च एंड और अप्रैल के मिड से उन्होंने कुछ कुछ सिग्नल दिए कि हम केवल सेलर नहीं, हम बायर भी हैं। वरना तो सितंबर एंड से तो उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया हुआ था कि वी आर ओनली द सेलर इन द इंडियन मार्केट, और हमें तो इंडियन मार्केट अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे इंडिया से कोई उनका वॉर चल रहा था। क्या खरीदा होगा सर, और क्या आपने खरीदा पिछले 1-1.5 महीने में, या किन सेक्टर से दूर रहे, और किन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर आपने, क्योंकि आपकी एक एसेट कैपिटल कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर कि आप इतने सालों से एक रिटर्न जनरेट करते आए हैं, आपने बहुत तरीके के इस तरह के डाउनफॉल्स और इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ तो कम से कम देखी ही होंगी अलग अलग तरह की। क्या खरीदा है इस अनसर्टेन माहौल में? देख जी, एफपीआईज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये मंथ ऑन मंथ ट्रेंड या फिर वीकली ट्रेंड्स ये नहीं देखना चाहिए। अगर आप कोविड ऑनवर्ड्स देखते हैं तो एफपीआई की सेलिंग टोटल $80 बिलियन की हो चुकी है। और अगर आप इस साल देखते हैं तो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में कुछ अगेन $18 to 20 बिलियन की एफपीआई की सेलिंग आ चुकी है। तो अगर अपन इसको इवेल्यूशन करें कि
मार्च में बाइंग आई, फिर अप्रैल में थोड़ी बाइंग आ रही है, उससे एक ट्रेंड नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एफपीआईज की सेलिंग बनी हुई है, और वो शायद थोड़े समय तक और बनी रहेगी। बीच बीच में ये आपको एक सेलिंग बाउट्स आते हुए दिख जाएंगे। बट दूसरा अगर आप देखें तो एक इंडियन म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ी हुई है, और जिस तरीके से उसको रिटेल से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो एक बाइंग कैपेसिटी जो आज हमारी इंडस्ट्री के पास आई है वो काफ़ी कमेंडेबल है। तो अदरवाइज ये मार्केट किसी और लेवल तक पहुंच सकता था अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास ये बाइंग कैपेसिटी नहीं हो सकती। रही बात सेक्टर्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एज आई सेड अर्लियर कि ये टाइम होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का। और अगर आपको व्यू लेना है तो आप एक देखें कि कई पैरामीटर्स हैं जिन पर इंडिया नेक्स्ट 5 to 7 years में डबल होने वाला है। आप चाहे डिफेंस की बात कर लें या एआई की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी है, सेमीकंडक्टर है, रिन्यूएबल है। अगर इन 4 5 सेक्टर को आप देखें तो डेफिनेटली आपको आप ये देखेंगे कि इन सारी इंडस्ट्रीज के जो साइज हैं वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 5 to 7 years में डबल होने वाले हैं। और अगर इन सेक्टर्स पर हम नज़र रखते हैं इन डिप्स में, तो अगले 3 से 5 साल में आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर आपने बताया डिफेंस, और कौन कौन सा बताया सर? सो अगर हम बात करें तो एक आपका एआई हो जाता है, एआई हो गया। डिफेंस हो गया, डिजिटल इकोनॉमी, ओके। सेमीकंडक्टर एंड रिन्यूएबल्स। आई थिंक ये 5 एरियाज हैं जहां पर मैक्रो वाइज इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे पैन आउट होने हैं। तो इसमें जो अच्छे प्लेयर्स हैं उस पर अगर हम नज़र रखते हैं तो एक अलोंग विद द ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्रोइंग सेक्टर, आप इन 4 5 सेक्टर में अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर डिप्स में हम कोशिश करें स्टॉक्स को ऐड करने की। फिर बिल्कुल। बात यही है कि फिर ये मंथ ऑन मंथ मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये थोड़ा सा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। बिल्कुल सर, हमारे जो दर्शक हैं वो लॉन्ग टर्म भी सुनना चाहते हैं कि इस अनसर्टेन माहौल में देखिए, अगर कोई सेक्टर डबल होने वाला है अगले 5 साल में, तो वो जाहिर सी बात है 5वें साल में ही जाकर डबल नहीं होगा, वो दूसरे तीसरे साल में कम से कम 30-40% की लेवल पर तो आ चुका होगा। तो अगर उनको 30-40% सेक्टर में ग्रोथ आ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ कंपनीज में ग्रोथ उतनी तो आ ही चुकी होगी। तो अगर वो 30-40% ग्रोथ इस अनसर्टेन माहौल में भी उनको मिल जाती है और वो एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, वो इंडिकेशन जो आपने दिए हैं कि ये 4-5 सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि ये अनसर्टेन माहौल में ये 4-5 सेक्टर अगले 4-5 साल के लिए देखे जा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंडिकेशन आपने दे दिए सर, डबल हो जाएंगे 5 साल में, तो ठीक है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि कौन निवेशक कौन सी कंपनी चुन रहा है। आई नो कि आपके कंप्लाइंस इशू होते हैं तो आप स्टॉक तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ सेक्टर्स आपने बताए, मार्केट के बारे में बताया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और ये सब बातें बताने के लिए कि इस समय इस परिस्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और किस तरह से हमें अपनी सोच रखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, और क्या विज़न लेकर चलना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर मनीष जैन, जिन्होंने बताया कि कुछ एक सेक्टर्स जहाँ पर कि हमें अगले 4-5 साल के लिए अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डबल तक हो सकते हैं ये सेक्टर्स, तो कंपनी भी डबल हो सकती हैं। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर आप इस अनसर्टेन माहौल में पैसा लगाएं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।